नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबको पता है, हम आज यहाँ पर जो भी हिंदी साहित्य के पेपर हैं उनका डिटेल में समाधान करते हैं। और आज हमने जो पेपर लिया है वो लिया है यूजीसी नेट का, जो 2023 में हुआ था, 17 जून 2023 को। बहुत ही हार्ड नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही वाहियात पेपर था दोस्तों। शिफ्ट 1 का पेपर हम देख चुके हैं सॉल्यूशन, शिफ्ट 2 का आज हम देखने जा रहे हैं। हार्ड उसको बोलते हैं जिसमें लर्निंग होती हो दोस्तों, जिसमें कुछ नया जानने को मिलता है, जिसमें हमारी मतलब जानकारी बढ़ती हो। लेकिन वाहियात उसको बोलेंगे जिसमें जो हार्ड नहीं है, उसमें प्रश्न ऐसे ऐसे आते हैं जिनका कोई हमारी मतलब जानकारी से कोई रिश्ता ही नहीं है, जो मतलब हमने कितना ही पढ़ लें वो गलत होने के चांसेस है तो होंगे ही सही। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, जैसे कि वो निबंध जैसी बोरिंग विधा का क्रम में लगवाना। निबंध कोई भी 10 बार पढ़ ले, लेकिन उसको क्रम में लगाना बड़ा कठिन होता है। ये आज हम जो शिफ्ट 2 का पेपर है उसको करने जा रहे हैं डिटेल में। 1 से लेके 100 तक के सारे प्रश्न देखेंगे। आपको जहाँ भी दिक्कत हो आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि मिलान करना है इनको। ठीक है, तो एक और द्रोणाचार्य, तो आपको पता होगा इनमें से एक और द्रोणाचार्य का पात्र कौन सा है। तो पहले का हमारा आंसर हो जाएगा एक और द्रोणाचार्य, जो कि 1977 में लिखा गया नाटक है ये, शंकर शेष का। ठीक है, शंकर शेष का। इसका पात्र हो जाएगा लीला। ठीक है, लीला पहले में 2 हो जाएगा। स्कंदगुप्त का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताओ। स्कंदगुप्त का हो जाएगा अपने कमला। ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्कंदगुप्त का कमला। तो 2 3 गौण पात्र, ये इतने मुख्य पात्र नहीं, जबकि दोस्तों है ना, चंद्रगुप्त का युयुत्सु आपने पढ़ा होगा। नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त का अलका। चंद्रगुप्त का अलका यानी कि 4। और अंधा युग का युयुत्सु, तो D1 में 1। तो 2 3 4 1 इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 यानी कि डी आंसर हो जाएगा पहले में, डी। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन वर्ष 1977, स्कंदगुप्त का 28, चंद्रगुप्त का 31 और अंधा युग का 55 या 54 लोग मानते हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती का। कविता करना पुण्य का फल है, इस दुराशा अनंत उत्कंठा से कवि जीवन की व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना है। लक्ष्मी के लालों का भूभ्रंग और शोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या। यह कथन स्कंद गुप्त के नाटक के किस पात्र के द्वारा कहा गया है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ आप। ठीक है, इनमें से जो कहा ना कविता करना एक कला है, ठीक है, कविता करना कवि जीवन से व्यतीत करने की इच्छा हुई, तो कवि कौन था दोस्तों। ये तो नॉर्मल जीके का प्रश्न है, आपको पता होगा इसे। कि आपको पता होगा कि मात्रगुप्त का जो नाम है ना, वही वही कालिदास है। मात्रगुप्त को कालिदास बोलते हैं हम, बोलते नहीं बोलते। मात्रगुप्त को ही कालिदास बोलते, और कालिदास इतने बड़े कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना मात्रगुप्त की है। अगर आपको हल्का सा इसका अंदाजा होता तो आप सही कर देते, और मुझे आशा है काफ़ी बच्चों ने सही भी किया होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से अज्ञेय द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है, पूछा उसने। कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है। देखो दोस्तों, विपद का भी है। नदी के द्वीप जो है वो कहानी नहीं है एक्चुअली में। नदी के द्वीप जो है एक इनका उपन्यास है एक्चुअली। जैसे कि उनका शेखर एक जीवनी है, वैसे नदी का द्वीप एक उपन्यास है जो कि 1951 में छपा था इनका। बाकी विपदगा, शरणार्थी, जयदौल, कोठरी की बात, ये सारी की सारी इनकी कहानियाँ हैं। ठीक है ना, कहानी संग्रह है ये इनके अज्ञेय के। अगला प्रश्न देखिए, रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से पहले के बाद के क्रम में लगाइए। अब देखिए दोस्तों, इस वजह से कुछ रचनाएं तो वो है जो मतलब आप सबने नाम सुना होगा, कुछ का तो नाम ही नहीं सुना होगा आपने, है ना। तो इसका आंसर मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, तब तक आप एक बार देख लीजिए। इसमें जो रचना है ना, उसका सही आंसर होगा CBEAD। ठीक है, CBEAD। अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कैसे होगा दोस्तों। जैसे जो अपने केवल धार है ना, सी वाला अपने केवल धार। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। ठीक है, 1980। समकालीन कविता के सबसे बड़े तो नहीं, लेकिन बहुत बड़े कवि हैं, बहुत फेमस है, अरुण कमल। उनकी रचना है ये अपने केवल धार। अपने केवल धार किसकी है, अरुण कमल। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी। बी मगध। मगध किसकी रचना है दोस्तों, 1985 में लिखी गई रचना है ये मगध। ठीक है, मगध 1985 में। तो 80 के बाद 85 या फिर लगभग 85 से पहले मानते हैं इसका, 82 83 के आसपास इसका मानते हैं। उसके बाद जब देखा जाएगा इसके बाद ई है अकाल में सारस। तो सी बी, सी हो गया, फिर बी, फिर ई है।
ये क्या हो गया, अकाल में सारस। अकाल में सारस किसकी है दोस्तों, केदारनाथ सिंह की, ठीक है, पढ़ी होगी आपने केदारनाथ सिंह की। तो ये उसके बाद है केदारनाथ सिंह की ई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ CBE, उसके बाद है अपना ए। सब कुछ होना बचा रहेगा, ये हो जाएगा 92 के आसपास। 92 के आसपास है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है ये, विनोद कुमार शुक्ल की। CBE। उसके बाद अपना बचा डी। डी क्या है, चांद की वर्तनी। चांद की वर्तनी किसकी रचना है दोस्तों, ये राजेश जोशी। किसकी है, राजेश जोशी। 2005 के आसपास लिखी गई रचना है ये राजेश जोशी की। तो सही आंसर हो जाएगा CBEAD। अब देखो दो अलग अलग रचनाकारों की ऐसी ऐसी रचनाएं पूछना, जो कि मतलब ज़्यादातर तो जो फेमस है भी नहीं, उनकी अलग अलग रचना होगी, और वही 5 ऑप्शन देंगे, तो इनको वही आती कहेंगे दोस्तों। इससे कोई लर्निंग नहीं हो रही है आपके साथ बिल्कुल। हाँ, अकाल में सारस हो गई, अपनी केवलधार, ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सारी इंपॉर्टेंट हो, ऐसा है बिल्कुल। वो भी अलग अलग प्रकाशन वर्ष के अनुसार, ऐसा है। अगर एक राइटर के भी पूछे तो भी चलता है। अगला प्रश्न है देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन। अब ये देखिए देवकीनंदन खत्री के दिए हैं। देवकीनंदन खत्री तो उपन्यास एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, आपको पता होगा उस टाइम पर जब इनकी रचनाएं पढ़कर लोग हिंदी सीखना सीखे थे, हिंदी बोलना, है ना। तो इसमें अगर देखा जाए कि क्या 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 इनका क्रम होगा, तो सबसे पहले अपने आ जाएगा चंद्रकांता 88। उसके बाद 10 साल बाद ये छपा था लगभग 96 में। भूतनाथ की अगर मैं बात करूँ तो भूतनाथ का प्रकाशन 1907 है। वीरेंद्र वीर की बात करूँ तो वीरेंद्र वीर 95 है, 95। और नरेंद्र मोहिनी का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, 93। तो अब देख लो क्या होता है, पहला ये पहला तो सी, पहले सी हो जाएगा, या तो 1 या फिर 4। पहला सी, उसके 80 के बाद अपना होगा 93। 93 किसका होगा, ई। तो सी के बाद ई, CEDAB, तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है दोस्तों, देख लेना। भूत चंद्रकांता का 88, चंद्रकांता तो 88 है दोस्तों, ठीक है ना, चंद्रकांता तो 88। उसके 93 में नरेंद्र मोहिनी, फिर 95 में वीरेंद्र वीर, 96 में चंद्रकांता संतति, और उसके बाद भूतनाथ सबसे लास्ट में 1907। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। बिल्कुल, ये एकदम अच्छी बात कही है इन्होंने कि सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, अर्थात जो प्रकृति ने जो हमको दिया है ना, उसका पुनरुत्पादन है, अर्थात प्रकृति का अनुकरण है। बिल्कुल, है ना, यही अरस्तु का सिद्धांत है दोस्तों। अरस्तु का सिद्धांत का नाम क्या है, अनुकरण का सिद्धांत, हमने पढ़ा था अनुकरण। दूसरा है विरेचन का सिद्धांत, और तीसरा है त्रासदी। ठीक है, तो जो ये पंक्तियाँ हैं किसने कही है दोस्तों, ये पंक्तियाँ बूचर की पंक्तियाँ हैं दोस्तों, बूचर, ठीक है ना, बूचर की पंक्तियाँ हैं ये अरस्तु के संदर्भ में। अरस्तु का जन्म कब हुआ था, 327 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से कौन सा एक सही नहीं है। ये भी बड़ा आसान है दोस्तों। कुंतक ने जो वक्रोक्ति का सिद्धांत दिया था, ठीक है, कुंतक की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम, इसी के अंदर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, कुंतक ने वक्रोक्ति का सिद्धांत। इसके अंदर इन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद किए थे। कितने भेद किए थे, 6 भेद किए थे। समझ नहीं आए दोस्तों तो वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर से देख लेना, ऑनलाइन का यही फ़ायदा है। तो पहला भेद है जो सबसे छोटा पॉइंट होता है, वर्ण से शुरू करता है दोस्तों, तो वर्ण वक्रता। वर्ण से मिला के शब्द बनता है, और शब्द से बड़ा होता है पद। तो इन्होंने वर्ण के बाद पद लिखा है, और पद का दिए हैं 2 भेद, पद पूर्वार्ध, है ना, और पद परार्थ। पद परार्थ, तो ये पहला वर्ण वक्रता, दूसरा पद पूर्वार्ध, और तीसरा पद परार्थ हो गया। 3 भेद ये हो गए दोस्तों, ठीक है। तो पद पूर्वार्ध 1 हो गया, ठीक है, पद पूर्वार्ध दूसरा हो गया पद पूर्वार्ध, ठीक है। पहला वाला वर्ण वक्रता हो गया वर्ण, तो वर्ण, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध 3, ठीक है, 3 या चौथा हो गया वाक्य वक्रता। जिसे वाक्य वक्रता को वस्तु वक्रता ही बोलते हैं दोस्तों, वस्तु वक्रता ही बोलते हैं। एक सेकेंड, वस्तु वक्रता ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने हो गए कौन कौन से, वर्ण वक्रता, पद पूर्वार्ध, पद परार्थ, वस्तु वक्रता। इसके बाद वस्तु वक्रता या वाक्य वक्रता, लास्ट में है प्रकरण वक्रता। और प्रकरण का मतलब होता है चैप्टर वाइज, और चैप्टर के बाद अंत में होता है प्रबंध वक्रता, क्योंकि प्रबंध के प्रकरण के बाद ही बनता है ना, प्रकरण मिला मिला के तो प्रबंध बनता है दोस्तों। तो प्रकरण वक्रता के बाद हो गया प्रबंध वक्रता।
अतः पद पूर्वार्थ भी है, प्रकरण भी है, प्रबंध भी है, लेकिन अर्थवक्रता नहीं है, तो अर्थवक्रता हमारा गलत हो जाएगा। 8वां प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। मिलान करना है पात्रों का, चलिए मिलान करते हैं। मालती जो पात्र है वो ग्रेंगरिन का पात्र है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेंगरिन रोज कहानी जो कि अज्ञे की है। लक्ष्मा कोशिका घटवार, ठीक है। शेखर जोशी की कहानी है। लतिका परिंदे और चंपिया लालपान की बेगम, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। कहानी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, चलिए विचार करते हैं। कहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है, एकदम सही कथन है दोस्तों ये। कहानी आंदोलन का मूल स्वर जो है विरोध का और निषेध का है। गंगा प्रसाद विमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक है, ये भी सही है दोस्तों। ए और बी दोनों सही हैं अभी तक। एक और जिंदगी, 9 साल छोटी पत्नी, जहां लक्ष्मी कैद है, आदि कहानियाँ कहानी के उदाहरण नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये कहानी नहीं है दोस्तों, ये नई कहानी के अंतर्गत आने वाली कहानी है। ये एक और ज़िंदगी, 9 साल छोटी पत्नी और जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये सारी की सारी कहानियाँ नई कहानी के अंतर्गत आती है, न कि कहानी के अंतर्गत, तो सी गलत हो जाएगा। डी देखिए। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व कहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं, ये एकदम सही कथन है दोस्तों। इसमें जो परंपरागत तत्व चलते आ रहे हैं उनके खिलाफ इन्होंने बात उठाई है, तो ए बी और डी, ए बी डी, यानी कि दूसरा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए वाला बिंदु क्या है कि मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि कहानी आंदोलन के अन्य प्रमुख हस्ताक्षर है, गलत है दोस्तों, क्योंकि मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव ये कहानी के नहीं है, ये नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर है दोस्तों। कमलेश्वर का नाम नई कहानी में भी आता है और कमलेश्वर का समांतर कहानी में भी आता है दोस्तों, ठीक है। इधर से याद रखना, सहज कहानी आंदोलन जो है वो प्रेमचंद के बेटे अमृत राय, उनका वो उसके हस्ताक्षर वो हैं, ठीक है। कहानी आंदोलन के अमृत राय है, ठीक है। सक्रिय कहानी के कौन है प्रवर्तक? राकेश वत्स, सक्रिय कहानी के राकेश वत्स। अगला प्रश्न देखिए। इनको क्रमानुसार जमाना है, जमा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रस गंगाधर जो है वो किसकी रचना है? जगन्नाथ की रचना है, 17वीं शताब्दी में जगन्नाथ। चंद्रालोक जयदेव की 13वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी, विश्वनाथ त्रिपाठी की, ठीक है, विश्वनाथ की। उसके बाद काव्य अनुशासन हेमचंद्र की है, 12वीं, हेमचंद्र की 12वीं शताब्दी में। और रस मीमांसा तो अपने 20वीं शताब्दी में है, रामचंद्र शुक्ल की। तो ई सबसे लास्ट में आएगा, तो ई सबसे लास्ट में इसमें भी है, इसमें भी है। एक सेकेंड दोस्तों, ई इसमें भी है, इसमें भी है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी कौन सी? काव्य अनुशासन, डी। डी किसमें है? तीसरे में। तो तीसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, तीसरा उत्तर इसमें सही हो जाएगा। किसकी रचना है ये वाली? डी वाली, काव्य अनुशासन हेमचंद्र की, ठीक है। काव्य अनुशासन मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। काव्य अनुशासन हेमचंद्र की, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की, चंद्रालोक जयदेव की, रस गंगाधर जगन्नाथ की, रस मीमांसा शुक्ल जी की। 11वां प्रश्न देखिए। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? देवेंद्र नाथ शर्मा इसके पुस्तक है, ठीक है, देवेंद्र नाथ शर्मा। अगला प्रश्न देखिए। दुलेल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया काल की पूंजी के रूप में बताया है? काफ़ी प्रसिद्ध कविता है दोस्तों, ये बहुत बारी प्रश्न आया हुआ है, आपने सुना भी होगा इसका नाम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अकाल दर्शन, ठीक है। अकाल दर्शन हो गया दोस्तों। मोचीराम, नक्सलबाड़ी, ये तीनों की तीनों जो रचना है वो किसमें सम्मिलित है? संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। लेकिन आपने एक रचना का नाम सुना होगा दोस्तों, रोटी और संसद। रोटी और संसद, भले ही नाम रोटी और संसद में संसद आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये संसद से सड़क तक में संकलित नहीं है। ये किसमें संकलित है? कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, इसमें संकलित है ये। इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1979, ठीक है, याद रखना दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकाल दर्शन, ऑप्शन नंबर 2। विवेकी राय के जो निबंध है वो, निबंधकार विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों। विवेकी राय जो है वो एक प्रकार से ग्रामीण चेतना के निबंधकार है। ग्रामीण चेतना उनके निबंध में हम देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्या मांग करता है प्रश्न के अनुसार, कि विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण है। ठोस नहीं, गलत है दोस्तों ये, क्योंकि जो चली आ रही जो विधा है ना निबंध की, उस ढांचे के अंतर्गत नहीं लिखे हैं इन्होंने दोस्त। ठोस इनके जो है वो ग्रामीण चेतना के निबंध इन्होंने लिखे हैं, ग्रामीण चेतना के एक प्रकार से जो इनकी विधा है वो ठोस विधागत नहीं, एकदम लचीलापन है, ठीक है ना, इनकी विधा में। यही गलत हो जाएगा।
विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक थे। उनकी रचनाओं में ये तीनों रूप प्रकट होते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये सही है। विवेकी राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि व्यक्तित्व की छाप कम नहीं है, व्यक्तित्व की छाप अधिक है और विचार की धार कम है दोस्तों उसमें, है ना। तो सी गलत है। तो अभी तक बी सही है एक तो। विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है, एकदम सही है। भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है, इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है, पर छोंक बघार सब भोजपुरी का है। बिल्कुल बी के बाद डी सही है यहाँ पे। और ई वाला कथन है कि विवेकी राय के निबंध राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र के प्रति अब उनकी चिंता और सरोकारों का प्रतिफलन है। ये भी एकदम सही कथन है। बी, डी और ई तीनों सही है यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, बी, डी, ई। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या कहता है? भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं, विचार करते हैं। इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है, एकदम सही कथन है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है ना। भारत दूरदर्शन में इसमें कुल 6 अंक है, ये भी सही कथन है, बिल्कुल 6 अंक है इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा ना, विथी, शमशान, मैदान, ठीक है ना। चौथा वाला कोई नाम नहीं है। 5वें का एक का नाम किताब खाना है। तो ये विविध प्रकार के इसमें 6 अंक है टोटल। इसमें ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण किया है, ये भी सही है। ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है इसमें, सी सही है। संवाद जो है वो कथ्य को गति देने में सहायक नहीं है, गलत बात है दोस्तों। कैसे नहीं है? बिल्कुल है। इसके संवाद वाक्य में बड़े जीवंत प्रकार के हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी में हुआ है, ये गलत है, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष 1881 नहीं, 1880 है। 1881 तो अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न क्या कहता है? त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु कौन से हैं? प्रमुख बिंदु बता रहे। त्रासदी का जो सिद्धांत दिया था अरस्तु ने, त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतःपूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है, एकदम सही। बहुत गंभीर कार्य है दोस्तों, ये स्वतःपूर्ण है, पहला एकदम सही है। बी वाला देखते हैं, बी वाला ऑप्शन क्या कहता है कि त्रासदी कार्य की अनुकृति है। बिल्कुल, जो त्रासदी है वो कार्य की अनुकृति, ये भी सही बात है दोस्तों, बी भी सही है। त्रासदी न तो कार्य व्यापार का वर्णन है, नहीं प्रस्तुति है, गलत है दोस्तों। त्रासदी कार्य व्यापार भी है और वो एक प्रकार से प्रस्तुति भी है, तो सी गलत हो जाएगा। त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग कथानक, चरित्र, पदावली और गीत है, गलत। 6 अंग है दोस्तों। त्रासदी के कितने अंग है? 6 अंग है दोस्तों। इसमें एक तो दृश्य हो जाएगा दोस्तों, दृश्य, और एक हो जाएगा विचार, ठीक है। कथानक, चरित्र, पदावली, गीत और दृश्य जरूर हो जाएगा, इस पर एक विचार हो जाएगा। करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन त्रासदी का कार्य होता है। करुणा के द्वारा, तो आखिरी पॉइंट है क्या कहता है कि करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन त्रासदी का कार्य होता है, एकदम सही बात है दोस्तों ये। तो अपने जो ये कथन सही हो जाएगा, एक तो ए, एक बी, ठीक है, बी भी सही है, और एक ई, तो ए, बी, ई, ए, बी, ई, ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे अपने, ठीक है, ए, बी, ई। तो दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 प्रश्न। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं दोस्तों, है ना। हिंदुस्तान के लोग रेल की गाड़ी है। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की स्ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या ही नहीं कर सकते। ये उदाहरण किस निबंध से उद्धृत है? दोस्तों ये बड़ा अच्छा निबंध है, ये भारतेंदु का निबंध है ये, है ना, आपने पढ़ा होगा सबने। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। सही उत्तर हो जाएगा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। 1984, 1884 में बलिया भाषण में इन्होंने ये भाषण लिखा था, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। 17वां क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का किस पत्रिका से संपादन किया था? प्रभा, प्रभा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्रभा। 18वां क्वेश्चन देखिए, बच्चन कहानी किस कहानी का पात्र है? बच्चन सिंह, आपने सुना होगा दोस्तों, बच्चन सिंह जगपति, कितना बढ़िया कहानी है दोस्तों ये, राजा निर्बंसिया। 1957-58 में इसकी कहानी लिखी थी ये, कमलेश्वर की कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है दोस्तों। 1957 या 58 इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं। बच्चन सिंह इस कहानी का ही पात्र है दोस्तों। जगपति भी है इसमें, ठीक है, जगपति, चंदा, बच्चन सिंह। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी है। 19वां प्रश्न देखिए,
महिला अंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है। एकदम सही बात है दोस्तों, एकदम सही है। आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली उपन्यासिक विधा नहीं है। कैसे? ऐसा नहीं है दोस्तों, है, ये गलत बात है। तो ए सही है और आर गलत है अपना, तो ये सही हो जाएगा अपना, है ना, तीसरा वाला। ए सही, आर गलत। 20वां प्रश्न कहता है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे ना। 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ये एकदम सही कथन हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा 20वें में। ठीक है दोस्तों, 20 ही काफ़ी है इस वाले पार्ट में। बाकी बचे हुए प्रश्न हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। 20 तक हम प्रश्न कर चुके थे दोस्तों। 21वां प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है इनको। चलिए लगाते हैं। अब आपके सिलेबस में मेलांचल है, ठीक है, 54 इसका लगा दिया आपने, अभी परेशान मत हो। बाणभट्ट की आत्मकथा 46 इसका लगा दिया आपने, क्योंकि आपको पता है, और आपका बंटी का आपको पता है 72 71 के आसपास 71। तो डी, ए और ई। अब डी ए ई देखिए किस में है, डी ए ई। तो देखो डी ए ई ये इसमें है, ठीक है। अब डी ए ई किसी में भी नहीं है तो यही सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सी और उसके बाद बी आएगा दोस्तों, ठीक है ना। आप यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो आपके सिलेबस में उनको याद रखो, आप ज़्यादा याद रखोगे, क्योंकि कहीं से भी उठाए कुछ भी दे रहा है। तो काशीनाथ से दोस्तों इसका ट्रिक बता दो, काशीनाथ जो इसके लेखक है वही काशीनाथ ही है, ठीक है ना, काशीनाथ, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बाकी चुका बरगद जो है वो मतलब समकालीन लेखकों में से किसी का उपन्यास है ये, मुझे भी उसका ध्यान नहीं आ रहा है, नाम मुझे मिला भी नहीं है उसका। अगर आपको मिलता है तो आप मुझे भेज सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा आपने देख लिया मेलांचल, बाणभट्ट की आत्मकथा और आपका बंटी, ये इसका सही क्रम हो जाएगा, DAECB। 22वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 22वां प्रश्न क्या कहता है? ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसकी सृष्टि में देखा जाए और सृष्टि से एकात्म में स्थापित किया जाए। ये कथन किसका है दोस्तों? ईश्वर को पाने का, ये तो आसान कथन है, आपने सुना होगा दोस्तों। ये जो हमारी चौथी वाली यूनिट है उसमें से ये प्रश्न आया है दोस्तों। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी इसका आंसर होगा, महात्मा गांधी। ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न क्या कहता है? ऐसे प्रश्न आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रश्नों से दोस्तों लर्निंग होती है दोस्तों, ठीक है ना, लर्निंग होती है। ऐसे प्रश्न तो मतलब हमें जानने भी चाहिए, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति के विचारक जो हैं उनके दर्शन से जो उन्होंने सिद्धांत दिए उनके बारे में है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है। एक कवि कर्म दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है, प्लेटो ने कहा है ये, है ना। काव्य सर्जन की दृष्टि से प्लेटो का विचार पहला सही है दोस्तों, क्योंकि प्लेटो ने जो कवि कर्म को देवी शक्ति से प्रेरित ही माना है, ठीक है ना। वो कवि के सृष्टा नहीं, वो प्रवक्ता मानता है, कवि की वैल्यू नहीं करता। वो कवि तो मानता है कि कविता तो सत्य से 2 गुनी दूर है, कवि तो सिर्फ उसे उकेरने का काम करता है बस। असली प्रेरणा तो भगवान देता है, ईश्वर देता है, ठीक है। तो ये सही है। काव्य सर्जन की प्रक्रिया एक सुचिंतित कलात्मक प्रयास है, ये गलत है दोस्तों। सुचिंतित कलात्मक प्रयास नहीं हो सकता ये। सुचिंतित कलात्मक प्रयास का मतलब हो गया कि गहन मनन करके लिखी जाने वाली रचना, नहीं, गलत है ये, इसने नहीं कहा है ये, ठीक है ना, प्लेटो ने नहीं कहा है, बी गलत है। सी है अलौकिक शक्ति द्वारा। अब देखो पहले वाला ए और सी वैसे मैच कर रहा है दोस्तों, उसमें भी दैविक शक्ति की बात कर रहा है, अलौकिक शक्ति की बात यहाँ कर रहा है। अलौकिक शक्ति के द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है, ये भी सही है, ए के बाद सी सही है। दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता, ये भी सही है कि दैविक, अब ये तो कॉमन सेंस है ना कि भगवान की कृपा के बिना हम खुद को कवि नहीं कर सकते, डी भी सही है। ये देखते हैं, कविता मनुष्य को भावों को उद्दीप्त नहीं करती, करती है दोस्तों। आपके अंदर ओज रस की कविता पढ़ के आपके अंदर भी विभिन्न प्रकार के भाव का संचरण होता है, आपको भी मन में होता है कि भाई मैं भी ये प्रकार की युद्ध लड़ूं। वीर रस की कविता पढ़कर वैसे भाव आ जाते हैं। करुण रस की कविता पढ़कर आपके अंदर भी दुख का संवाद होने लग जाता है। तो कविता भावों को उद्दीप्त करती है, तो ये गलत है, नहीं करती है, इसका गलत हो जाएगा। ACD यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न क्या कहता है? उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है। उत्तर आधुनिकता के बारे में सिर्फ एक बात मानो आप, उत्तर आधुनिकता का अर्थ होता है
कि समस्त परंपराओं का खंडन करना, बस जो चला आ रहा है उसमें से किसी चीज़ को नहीं मानना है, बंधे बंधाए नियमों को नहीं मानना है, नए नए मूल्यों का समर्थन करना, नई नई चीज़ों को लेकर आना, जैसे कि LGBTQ हो गया दोस्तों, समलैंगिकवाद को बढ़ावा देना और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को तोड़ तोड़ कर देखना, न कि एक ही चीज़ को मानना, ऐसा है बिल्कुल, और पुरानी मान्यताओं को नहीं मानना। तो एक प्रकार से उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सांस्थानिक शैथिल्य तथा सर्वसत्तावाद के स्थान पर बहुलता को प्रोत्साहन, एकदम सही कथन है दोस्तों। सर्वसत्तावाद यानी कि एक आदमी का सत्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और सांस्थानिक शैथिल्य, जो संस्थान बने हुए हैं उनको हटाकर एक बहुलता यानी कि बहु लोगों का, यानी कि बहुत सारे लोगों का उसमें अधिकार होना चाहिए, इस पर इन्होंने ध्यान दिया है। तो बहुलता को प्रोत्साहन दिया है, एकदम सही है, ए एकदम सही है। हाशिए के लोगों को अधिकारों का समर्थन, बी भी सही है। हाशिए पर जो लोग लगे होते हैं ना, जो मतलब जैसे कि दूसरे लोगों को, जिनको मतलब लोग दबा कर रखते थे एक प्रकार से, पूंजीवादी लोग और जो बड़े लोग हैं उनके अलावा जो लोग हैं उनके, ठीक है ना। हाशिए के लोगों को अधिकारों का समर्थन, महावृत्तांत का समर्थन, सी ऑप्शन गलत है दोस्तों, ये महावृत्तांत का समर्थक नहीं है ये, ठीक है ना। तो ए बी सी गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य में विरचनावाद या विखंडनवाद की प्रतिष्ठा। बिल्कुल, जो उत्तर आधुनिकता है उसी का जो अगला वाला पार्ट है ना, अगला जो पथ है, उसी को विखंडनवाद बोलते हैं। इसकी अगली कड़ी उत्तर आधुनिकता की अगली कड़ी विखंडनवाद है, जिसके प्रवर्तक देरिदा है, ठीक है। कौन है? जोक देरी। कृति को अखंडता में देखने की प्रवृत्ति का समर्थन, गलत है, ये वाला गलत है। ये कृति को ये अखंडता में नहीं देखते, ये खंड कर करके देखते हैं, प्रत्येक चीज़ को अलग खंड करके देखते हैं, भाषा को अलग देखते हैं, शिल्प को अलग देखते हैं दोस्तों, उसके अंदर काव्य को, कला को अलग देखते हैं और भावपक्ष को अलग देखते हैं। तो ये इनकी प्रवृत्ति है। ए बी और डी तीन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, ए बी डी दो। 25वां प्रश्न है, यह नाटक समकालीन इस अर्थ में समकालीन है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है, ठीक है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश और भी है। का अंधेर नगरी के नाटक में ये कथन किसका है दोस्तों? तो दोस्तों जो ये कथन है ना, अंधेर नगरी के बारे में ही है। 1881 में ये नाटक लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अब या तो नाटक देखकर उसके बारे में जितने भी आलोचकों ने जो जो बातें कही गई है, इंपॉर्टेंट कथन, वो सारे के सारे एक जगह दे दो, या तो हमें ऐसा है तो, लेकिन हमें ये भी प्राप्त नहीं होते। अब कितने ही राइटर्स ने, क्योंकि 1881 में नाटक लिखा गया है और आज तक पता नहीं कितने बड़े बड़े आलोचक हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे निबंधकार हुए हैं, कितनों ने ये नाटक पढ़ा है और इस नाटक को पढ़कर अपने अपने मत पेश किए हैं। अब इसमें से किसी एक को ढूंढना, छांटना कितना कठिन होता है दोस्तों। नहीं, सत्य प्रकाश मिश्र वैसे इसका आंसर होगा, सत्य प्रकाश मिश्र, ठीक है। लोड मत लो दोस्तों, इस नाटक इस वाले जो पेपर में भी तो बहुत सारे लोगों का JRF निकला ही है ना दोस्तों। तो दिक्कत ये होनी चाहिए कि सरल प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। कठिन प्रश्न अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं है, सरल प्रश्न अगर गलत होता है तो हम हज़ारों बच्चों से पीछे चले जाते हैं, 2000 बच्चों से पीछे चले जाते हैं। अगर कठिन गलत होता है तो हम 100 बच्चों से पीछे जाते हैं मात्र, या 200 बच्चों से पीछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न क्या कहता है? 26वां प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको पहले से वार्षिक क्रम में जमाना है दोस्तों। तो चलिए जमाते हैं इसको। भूले विस्तृत चित्र, ये भगवती चरण वर्मा का है। ये कब है इसका प्रकाशन वर्ष? 1961। 1961 में भूले विस्तृत चित्र, भगवती चरण वर्मा। निरुपमा किसका उपन्यास है दोस्तों? ये निराला का। कितना प्रकाशन वर्ष इसका? 36। याद रखना, निराला की उम्र 36 है, ये मान के चलो आप, ठीक है। अपने अपने अजनबी किसका उपन्यास है? आपको याद है ना, ये अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप। 1961 होगा इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है। किसका हो जाएगा ये? अपने अज्ञेय का। कंकाल आपने देखा होगा, कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है। किसका उपन्यास है ये? जयशंकर प्रसाद के। 29, ठीक है, 1929 किसका हो जाएगा? कंकाल का, ठीक है। मुर्दा तो सबसे लास्ट में है, ये समकालीन बाद में बहुत उपन्यासों के बाद जब हम पढ़ते हैं उन उपन्यासों में नाम आता है। इन चारों से देखिए दोस्तों कि 29 में डी, यानी कि डी पहले हो जाएगा तो डी या तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बी 36, ठीक है। पहला ये 2036, तीसरा 61। भूले विस्तृत चित्र और अपने अपने अजनबी, इनमें से दोनों भूले विस्तृत चित्र का पहले प्रकाशन हुआ था दोस्तों। तो DBAC तो ये हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा DBACE, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। तीसरा वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा DBACE।
ठीक है। बाकी अगर मुर्दाघर का अगर देखना चाहो तो 2000 के आसपास इसका प्रकाशन वर्ष मिला था मुझे। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का नाटक बताया जाता है, उपन्यास है ये, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मुर्दाघर 2000। अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न कहता है, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? हिंदुई, हिंदुस्तानी, आपने पढ़ा होगा, आपने याद है, ये फ्रांस भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास है दोस्तों ये। इससे हमें ये बिल्कुल बहुत खिचड़ी है वैसे, इसमें कोई ढंग की बात नहीं लिखी गई है, पर इससे पता चल गया कि हिंदी भाषा का भी इतिहास हो सकता है दोस्तों, हिंदी साहित्य का भी इतिहास हो सकता है। किसकी रचना थी ये? गारसा दत्तासी की रचना थी ये। किसकी? गारसा दत्तासी की। आपने नाम सुना होगा उस रचना का, क्या नाम है उसका? ईस्तवार द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ठीक है ना, ईस्तवार द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ठीक है ना, एंदुई हिंदुस्तानी। तो एंदुई का मतलब तो हिंदी हो गया था और हिंदुस्तानी का मतलब हो गया उर्दू, ठीक है ना। ये गारसा दत्तासी का था दोस्तों, 1837 में लिखा था ये। 28वां प्रश्न देखो, उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। अच्छा, कौन कौन से कथन विचारणीय है देख लेते हैं। 28वां का आंसर क्या होगा? पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों कि राग दरबारी उपन्यास में शब्द, क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग किया है। देखो शब्द आ गया इसमें व्यंग्यार्थ, ठीक है, कौन सा शब्द आ गया? व्यंग्यार्थ। तो ये एकदम सही हो जाएगा, व्यंग्यार्थ आने का सही हो जाएगा पहला। राग दरबारी उपन्यास में शब्द, क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग किया गया है, सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है, गलत बात है। बल्कि ऐसी भाषा है कि समझते समझते नहीं समझ में आती है, ऐसी तत्सम वाली शब्दावली है, तत्सम शब्दावली, ठीक है ना, तत्सम रहित नहीं, तत्सम है। बी गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। सी है, मैला आंचल में भाषिक मस्करेपन का नाटकीय प्रयोग है, एकदम सही, भाषा का मस्करापन इसमें दिया हुआ है, सी एकदम सही है, सी सही है। शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं, एकदम करेक्ट, डी एकदम सही है। ए सी डी सही है दोस्तों, यहाँ पर ए सी डी किसमें है? पहले में, ए सी डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ई गलत है, झूठा सच की भाषा काव्यात्मक नहीं है दोस्तों, ठीक है, झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। 29वां प्रश्न देखिए, काव्य शब्दों ये गुणालंकार शब्द संस्कृतयो शब्दयो शब्दार्थयो वर्तते, ठीक है ना। अब देखो वर्तते में लास्ट वो आ रहा है दोस्तों, ये एक में आएगा दोस्तों वर्तते। जिसने कौन सा सिद्धांत दिया है? रीति संप्रदाय, ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन। तो वामन की पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना। काव्य शब्द अलंकार, यहाँ पर अलंकार को गुण कह के बताया इन्होंने, है ना, तो मतलब वही कहा है कि जो शब्द और अर्थ संस्कृत मतलब रचना है, वही शब्द जो अलंकार सहित हो, क्योंकि ये भी एक प्रकार से अलंकार के पक्ष में था, ठीक है ना। तो उन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए ये पंक्तियाँ लिखी थी। वामन की पंक्तियाँ याद रखिएगा, ये जैसे शब्दार्थ तो सही तो काव्यम ये भामह के है ना, वैसे ये वामन की पंक्तियाँ। शांदे गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कौन सी कविताएं नहीं हैं? शांदे गीत का प्रकाशन वर्ष बता देता हूँ आपको, निहार, ठीक है, निहार, रश्मि, नीरजा, ठीक है, और उसके बाद शांदे गीत 30, 32, 36, ठीक है, उसके बाद इसका 38 के आसपास, ठीक है। सांध्य गीत में संकलित महादेवी कौन सी कविताएं नहीं है? तो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बद्दी, ये नहीं है। फिर विकल है प्राण मेरे, ये भी नहीं है। सॉरी, यहाँ भी पूछा है कि कौन सी नहीं है, पूछा है उसने, है ना। तो बी में नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, बी और सी तो है संकलित, ए डी और ई ये नहीं है संकलित। ए डी ई किस में है? ये रहा, ए डी ई, ठीक है ना दोस्तों, ए डी ई में संकलित है, ठीक है। सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं कौन सी नहीं है? बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये भी नहीं है। मधुर मधुर मेरे दीपक जला, यह भी नहीं है। और विश्वासों का निश्वासों का नीड़, यह भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं नीर भरी दुख की बदली है, और फिर विकल है प्राण में, यह भी है। 31वां प्रश्न देखिए, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को पहले से बात्य क्रम में लगाना है कि कौन पहले पैदा हुआ था और कौन उसके बाद पैदा हुआ था, ठीक है दोस्तों, लगाते हैं। सिया रामचरण गुप्त पहले पैदा हुए थे, पहले कब हुए थे ये? 1895, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम आता है उदय शंकर भट्ट का, कब हुए थे ये? 1898, उदय शंकर भट्ट 98, तो सिया रामचरण गुप्त 95, उदय शंकर भट्ट 98। तीसरा है सोहन लाल द्विवेदी,
सोहनलाल द्विवेदी कब 1906, ठीक है। उसके बाद है श्याम नारायण पांडे 1907, और उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, सबको याद होगा 23 तारीख को पैदा हुए थे ये, 23। और उसके बाद कब क्या पैदा हुए, 23 सितंबर 1908 को, ठीक है, 1908। तो ये हमारा क्रम हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, सिया रामशरण गुप्त, फिर उदय शंकर भट्ट, उसके बाद सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे और दिनकर। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिया राम सी, ये पहले सी, ठीक है, सी, उसके बाद उदय शंकर भट्ट ए, CAEDB। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा, पहला 31 है पहला। 32वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है, मलुकदास की कृति नहीं है। ज्ञान बोध ये भी है, रतन बोध ये भी है, भक्ति विवेक ये भी है। जो ज्ञान समुद्र रचना है ना दोस्तों, ज्ञान समुद्र, ये किसकी रचना है, ज्ञान समुद्र में स आ रहा है, स से पता लग जाना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा संत कवि में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ज्ञान का समुद्र है दोस्तों, कौन है ज्ञान का समुद्र वाले, सुंदरदास, ठीक है। जिनको पढ़े लिखे थे वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आचार्य माने जाते हैं, वो संत कवियों में सुंदरदास। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना है 33वें प्रश्न में। क्या मिलान करना है, विचारक और कौन का किसका सिद्धांत है। देखो दोस्तों, से याद रखना कि अस्तित्ववाद के जो लोग थे ना, अस्तित्व, वो बड़े कामी लोग होते थे, कामी, ठीक है ना। तो अस्तित्ववाद में तो काम हो जाएगा, अस्तित्ववाद का काम हो, तो बी में तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, CDW ब्रे। तो इसका क्या हो जाएगा, W ब्रे का दोस्तों उत्तराधुनिकतावाद, ठीक है। ए का हो जाएगा 4, नहीं ए का 4 नहीं होगा दोस्तों, ए में हो जाएगा 3, सॉरी ए में 3, बिंदुवाद, CDW ब्रे, ये याद रखना भाई, CD और W को हम क्या करेंगे, जब पानी में देखेंगे तो उसका बिंब दिखेगा ना हमको, ऐसा ही दिखेगा, W ऐसा ही दिखेगा ना, तो बस ये याद रखना, ट्रिक्स है, CDW ब्रे बिंबवाद, ठीक है, ये बिंबवाद हो जाएगा। ल्योतार किसका हो जाएगा, ल्योतार हो जाएगा उत्तराधुनिकतावाद का, और जुंगो हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद का, ठीक है ना। तो कौन से विचारक है, कार्ल गुस्ताव जुंग हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद, और कामो हो जाएगा अस्तित्ववादी का, ल्योतार उत्तराधुनिकतावाद, और CDW ब्रे बिंबवाद। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए में तो 3, ए में 3 किस में हो जाएगा, दूसरे में 3 में, और बी में 1, तो तीसरा उत्तर सही हो जाएगा, तीसरा। 34वां प्रश्न देखिए, बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार है, एकदम सही बात है दोस्तों। और वैराग वेसर राय का कर्तव्य निबंध में गुप्त जी कहते हैं, वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चितड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसे इस भूमि में जन्म लिया है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दोनों कथन सही है दोस्तों, ये ठीक है ना। जो बाल मुकुंद गुप्त ने जो सरस्वती पत्रिका है, जो छपवाए थे ना शिव शंभू का चिट्ठे और ये रचना की थी, उसी के अंदर वैसर राय का कर्तव्य निबंध भी था दोस्तों, उसमें 11-12 के आसपास निबंध है टोटल, उसमें ये निबंध भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों कथन सही है यहाँ पे। 35वां प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है। अर्धमागधी से संबंध है दोस्तों अवधी का, बघेली का और छत्तीसगढ़ी का, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। अभी तीनों में से कौन सा उत्तर सही है देख लो, अवधी, ठीक है, ये हो गया, अवधी सही हो जाएगा यहाँ पर। अवधी का संबंध हो जाएगा किससे, अर्धमागधी अपभ्रंश से। मगही का किससे हो जाएगा दोस्तों, बिहारी से, ठीक है ना। उसके भोजपुरी का भी उसी से हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका कन्नौज का किससे हो जाएगा, शोरसेन अपभ्रंश से, शोरसेन अपभ्रंश, ठीक है, ठीक है। बिहारी जो बोलियाँ ना, बिहारी की बोलियाँ वो आती है किसके अंदर, मागधी अपभ्रंश के अंदर, मागधी अपभ्रंश के अंदर, मागधी। बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन बताना है, ठीक है, बिहारी के बारे में, ठीक है। बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है, एकदम सही बात है दोस्तों। सामंती मतलब राजाओं के जो लाइफ जीते हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी लाइफ का निष्ठापूर्वक वर्णन किया है, एकदम ऐसा ही। ये ग्रामीण संस्कृति इनका वर्णन बिल्कुल नहीं किया है, छोटे लोगों का वर्णन बिल्कुल नहीं किया गया है, मतलब बड़े बड़े जो एकदम वासनाओं में पूरी तरह हैं उन लोगों का ही इन्होंने वर्णन किया था, तो ए एकदम सही है। उसके बाद अब आप देखो दोस्तों, इसका ए के बाद किसी में भी है ना, ए के साथ कोई दूसरा उत्तर मैच ही नहीं है दोस्तों, मतलब एक यहाँ देखो सिर्फ एक है, ई ही मैच है। अब ई पढ़ते हैं हम डायरेक्ट, क्या सही है ई में,
कि उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। ये भी एकदम सही है। हम उनकी रचनाओं में बिहारी सत्य में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्रीड़ाओं का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, मजाक मस्ती और क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। ए और ई यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी डी ऑप्शन देखो, देखो आपकी तसल्ली के बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। भारतीय साहित्य में बिहारी का जैसे काव्य दुर्लभ है। ऐसा हो सकता है क्या दोस्तों कि भारतीय साहित्य में बिहारी जैसा काव्य बना ही नहीं है? वो भी दोहों में, और वो भी मतलब एक प्रकार से हंसी मजाक वाला, श्रृंगार रस का ऐसा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे काव्य हैं, जैसे रामचरितमानस हो गया, उसके जैसा भी कहें तो दुर्लभ मान सकते हैं वैसा। क्रमगत पद विन्यास का विनियोग हुआ है, ये गलत है दोस्तों। क्रमगत पद विन्यास नहीं है, क्योंकि ऐसे क्रम से थोड़े ना हुआ है वहाँ पे कोई, वो कोई कथा थोड़ी ना चल रही है। पहला दोहा उसमें भक्ति का है, दूसरा उसमें श्रृंगार का आ गया, घोर श्रृंगार का आपने देखा होगा, दूसरा दोहा पढ़ा होगा तो, ठीक है ना। और बी ऑप्शन है, अनुभव और हावों की सुंदर योजना हुई है, नहीं हुई है दोस्तों। अनुभव और हावों की सुंदर योजना नहीं हुई है, तो ए और ई सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न 37वां, परितोष तन डग मम अग जुहु सुरतान, अब ही मत विचारिए लरण मरण परवान, ठीक है ना। पृथ्वीराज राष्ट्रों में ये किस पात्र का कथन है? देखो, पृथ्वीराज राष्ट्रों में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पंक्तियाँ बोली गई है, ये पृथ्वीराज चौहान की है। रेवा तट हमारे जो सर्ग है ना, रेवा तट 27वां सर्ग है दोस्तों वो, ठीक है। 27वां सर्ग है, 27वां समय बोल सकते हैं, उसमें से ये पंक्तियाँ ली गई है। 37वें का आंसर दो हो जाएगा, दो। परितोष तन दग मम अग्ग जुहु सुरतान। 38वां प्रश्न देखिए, 38वां प्रश्न क्या कहता है? कि लोक जाल कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर तजी, कि लोक लाज की लाज को हटाकर मीरा ने भगवान का नाम लिया और सदृश गोपी का प्रेम प्रकट कल युग ही दिखायो, ठीक है। मतलब कल युग में उन्होंने, गोपिका ने प्रेम का प्रकट करके कल युग को दिखा दिया, ठीक है। बोलो, गोपिका के जैसे प्रेम प्रकट करके कल युग में भी, कल युग में भी मीरा ने दिखा दिया कि मैं गोपी के जैसा प्रेम कर सकती हूँ। ये पंक्तियाँ गोपी मीरा के लिए कही गई है, किसी ने कही है ये। देखो दोस्तों, ये मीराबाई विषय छपई, ये जो पंक्तियाँ है ना, किसने कही है ये? भक्तमाल में बहुत सारे संतों की, बहुत सारे जो हुए हैं भक्त, हुए हैं ना भक्त, उनके बारे में वर्णन मिलता है। और कितना वर्णन मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक छपैया मिलता है, या बहुतों के बारे में, बहुत किसी के बारे में 8 लाइनें या 10 लाइनें मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है दोस्तों। ये पंक्तियाँ भक्तमाल से ली गई है, और भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है। 1584 में, 1584 में ये रचना लिखी गई थी। उपयुक्त कथन का चयन कीजिए यहाँ पर। 39वां प्रश्न क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, गलत बात है दोस्तों। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, व्यंजन का नहीं किया जा सकता, ये गलत है। बी है, स्वनिम के दो भेद होते हैं, खंडे और खंडेतर। एक तो खंड करने वाला और एक खंड से इतर, यानी कि खंडेतर, दो सही है दोस्तों, बी सही है। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण है, सी सही है। सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर हो जाता है, गलत बात, नहीं होता। मैं वह, ये सारे सर्वनाम किसी भी पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए समान यूज होता है दोस्तों ये। तो सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर नहीं होता, ठीक है ना। तो डी गलत हो जाएगा। ई देखते हैं। उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के चार भेद होते हैं, एकदम सही बात है। बी और सी और ई, ये चार, दोनों तीनों ऑप्शन सही है, बी सी ई पहला सही हो जाएगा दोस्तों, बी सी ई। 40वां प्रश्न देखिए, भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कर लेते हैं दोस्तों। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, बिल्कुल, भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है, भाषा का प्रथम गुण है सही है। विविक्तता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है, बिल्कुल है, कैसे नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा, बी विविक्तता। मानव भाषा यादृच्छिक होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मानव भाषा ऐसे क्रमबद्ध नहीं होती कि अ के बाद आ बोला जाएगा, आ के बाद ई, कहीं से भी कोई से भी वर्ण बना के बोल के बोला जाता है, तो इसलिए यादृच्छिक है, सी सही है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, ये एकदम सही है, ठीक है ना। भाषा की जो द्वैतता है उसे अभिरचना की द्वैतता कहते हैं, डी भी एकदम सही है, ए सी डी सही है। ई देखते हैं, स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है। नहीं दोस्तों, ये मानवेतर नहीं है, मानव से इतर नहीं है, मानव के अंदर का गुण है ये, मानवेतर नहीं है ये, ठीक है ना। तो ई गलत हो जाएगा, ए सी डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ई सी डी किस में है? चौथे में, तो फोर्थ वाला अपना उत्तर सही हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 41वां प्रश्न क्या कहता है?
कि पुष्टि मार्ग की मान्यताएं निम्नवत है। पुष्टि मार्ग आपको पता है दोस्तों। तो पुष्टि मार्ग का स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी दोस्तों। किसने? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जो थे वो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने ही अष्टछाप की स्थापना भी की थी। अष्टछाप मतलब संप्रदाय को पुष्टि संप्रदाय ही बोलते हैं, पुष्टि मार्ग भी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं। एकदम सही बात है दोस्तों, भगवान के अनुग्रह पर भरोसा बिल्कुल करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते। नहीं दोस्तों, गलत बात है ये। स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास रखते हैं जो आस्तिक होते हैं और जो ईश्वर को मानते हैं, जो सगुण ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। बी सही नहीं है, बी गलत हो जाएगा। नित्य लीला में प्रवेश का बना रहता है। नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है दोस्तों, सी भी सही है। अगला ऑप्शन है प्रवाह जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। ये भी सही है दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है ना, पुष्टि मार्गियों में 3 प्रकार के जीवों की बात की गई है। कौन कौन से? प्रवाह जीव, पुष्टि जीव और तीसरा जो जीव उसका नाम है मर्यादित जीव। और जो प्रवाह जीव है ना, वो सांसारिक सुखा की प्राप्ति में लगे रहते हैं। और ई वाला ऑप्शन है विधि निषेधों का पालन नहीं करते। ये गलत है दोस्तों, विधि निषेधों का पालन करते हैं जबकि जबकि है ना। तो ए, सी और डी ये 3 सही हो जाएगा। तो तीसरा उत्तर सही हो जाएगा हमारा, ए सी डी। 42वां प्रश्न देखिए, रामदर्श मिश्र के निबंध कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो दोस्तों, बबूल और कैक्टस, घर और परिवेश। घर परिवेश ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, पहले ही बहुत बार एग्जाम में आया है। इसके अलावा जो तीसरा निबंध है तो वो है कितने बजे हैं। ये भी वहीं दिया हुआ है, जहाँ हम बबूल और कैक्टस को पढ़ते हैं, घर परिवेश को पढ़ते हैं, वहीं कितने बजे का नाम दिया हुआ है। तो बी, सी और ई ये तीनों के तीनों जो निबंध है वो रामदर्श मिश्र के हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो दूसरा वाला हो जाएगा। दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखते हैं, दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी। सबसे पहले तो भाषा देखो आप, गवाह, मुजरिम, ये भाषा मतलब किस कहानी से संबंधित हो सकती है ये भी देखना है। थी साथ में यह स्त्रीलिंग के लिए आए अब ये शब्द है ये, है ना। दिन के उजाले में गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज़ का उसे तकाजा। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं। अकेलेपन की बात हो रही है दोस्तों। उल्हाना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गया है। जो अपना है वो बिल्कुल अपना सा हो गया है और जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं है, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? बहुत फेमस कहानी है दोस्तों, आपने पढ़ी होगी ज़रूर। परिंदे कहानी से ये लिया गया है। बहुत मार्मिक कहानी है। नई कहानी की पक्षधर पहली कहानी मानी जाती है। नई कहानी की पहली कहानी परिंदे, निर्मल वर्मा की। लतिका का संवाद है ये, लतिका के लिए कहा गई है ये। 44वां प्रश्न देखिए। 44वां प्रश्न क्या है कि तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा था माँ भी ने रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यह भी मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में ये कथन किस पात्र का है? आप सबको पता होगा दोस्तों, जब गोबर एक लड़की को भगा के लेके आता है और वो प्रेग्नेंट होती है, पेट से होती है, जिसका नाम होता है जुनिया। ठीक है ना। तो गोबर तो शहर भाग जाता है और जुनिया को गर्भवती करके छोड़ जाता है वो। तो ये जो कथन है ये जुनिया ने कहा है गोबर की माता धनिया से। 45वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में कथन कौन से सही है जो बताने हैं। ठीक है, हिंद स्वराज एक पुस्तक है जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। और ये किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। ठीक है ना। इसमें 45वें प्रश्न में देखते हैं क्या आंसर होगा। पहला है हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। इन्होंने भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है। बिल्कुल हुई है, लेकिन इस बुक में नहीं हुई है। इस बुक के अंदर ये सारे प्रकरण नहीं दिए हुए हैं, गलत है ये। ठीक है ना। इसमें सी वाला है, इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है। एकदम सही, सभ्यताओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें। इनके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है। ये भी एकदम सही कथन है दोस्तों। ए, सी और डी ये तीनों इन पुस्तक में दी गई है, हिंद स्वराज में। ए, सी, डी। ठीक है, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है, कदापि नहीं। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ए, सी, डी सही है 45 में।
46वां प्रश्न देखिए, मिलान करना है इनको। अब ये देखिए दोस्तों, ऐसी ऐसी रचनाएं जिनका कभी नाम नहीं सुना होगा, मतलब ऐसा है। खैर जो भी है, किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी शब्दानुशासन, इसका तो जरूर सुना होगा आपने, क्योंकि जिस प्रकार से हेमचंद्र ने लिखी थी, कौन सी शब्दानुशासन रचना, जो किसकी है, हेमचंद्र की, ठीक है ना, हेमचंद्र की, जो कि व्याकरण करता थे, है ना। शब्दानुशासन जो उनका ग्रंथ था, वो एक व्याकरण ग्रंथ था, शब्दानुशासन हेमचंद्र का। उसी की तर्ज पे किशोरी वाजपेयी ने लिखा है। इनको भी जैसे कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का व्याकरण कहा जाता है, उसी प्रकार किशोरदास वाजपेयी को भी हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ए में 2 हो जाएगा, ए में 2, तो ए में 2 तीनों में है, ठीक है, इन तीनों में है ए में 2। अंबिका दत्त वाजपेयी की कौन सी पुस्तक हो जाएगी दोस्तों, हिंदी कौमुदी, ठीक है, तो 2 बी में 4 हो जाएगा। हिंदी कौमुदी बोला है मैंने दोस्तों, अंबिका प्रसाद वाजपेयी की हिंदी कौमुदी। कविता कौमुदी किसकी है, रामनरेश त्रिपाठी की, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की। 2 में 4, ठाकुर रामचरण सिंह की जो रचना है वो है भाषा प्रभाकर। भाषा प्रभाकर रचना किसकी है, ठाकुर रामचरण सिंह की। और विश्वेश्वर दत्त शर्मा की रचना कौन सी है, भाषा तत्व प्रकाश, यानी कि तीसरा, 2413, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे, 2413। विश्वेश्वर दत्त शर्मा की कौन सी हो जाएगी, भाषा तत्व प्रकाश। 47वां प्रश्न देखिए, साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। बिल्कुल दोस्तों, इस रचना को लिखने में लगभग 10 साल के आसपास समय लग गया था। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, सरस्वती में इसके 5 सर्ग के आसपास छप चुके थे। ठीक है दोस्तों, उर्मिला के ऊपर लिखी गई ये कहानी है, एक प्रकार से ये महाकाव्य है, महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का। नैतिकता समझ लो यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर चादर बिछा दी जाती है। लाख दरबारी उपन्यास में ये कथन कौन सा पात्र कहता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इस पर ये तो पात्र न शनिचर कहता है, न खन्ना मास्टर, रामधीन भी नहीं। लोगों को लगता है रंगनाथ ने ही कहा होगा, क्योंकि रंगनाथ इस टाइप से बातें करता है, परंतु ये गलत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा गयादीन। ये गयादीन का कथन है दोस्तों। राग दरबारी उपन्यास 1968 में लिखा गया था। ये साहित्य अकादमी मिला इसको, श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है। ये डिलीट हुआ था ये क्वेश्चन इसीलिए, क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं था। गयादीन इसका आंसर है, गयादी। निम्नलिखित में से मजदूरी और प्रेम निबंध के उपशीर्षक कौन कौन से हैं। आप सबने पढ़ा होगा ये, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है ये। उसमें से जो जो इसके उपशीर्षक हैं उनका नाम बताना है हमको। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से हैं। पहला तो है मजदूर की मजदूरी, बिल्कुल सही बात है, मजदूर की मजदूरी तो है ही सही। ठीक है, 8 8 दिए हुए हैं टोटल पे, 8 है ना, 8 उपशीर्षक मजदूर की मजदूरी। ठीक है, मजदूर की मजबूती ये गलत है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा बी। प्रेम मजदूरी बिल्कुल सही है, सी एकदम सही है। मजदूरी और कला ये भी सही है, डी। ई गलत है, मजदूरी और जीवन, ठीक है, ई गलत है। ए सी डी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हलवाओं का जीवन, गडरिये का जीवन, इस टाइप से अलग अलग और भी पार्ट दिए हुए हैं इसमें। ठीक है ना, पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित 8 प्रकार के उपशीर्षक उसमें दिए हुए हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। अगर आपको मेरी आवाज़ कम ज़्यादा लग रही है, तेज़ या फिर धीमा, तो आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिजिटल ज़माना है दोस्तों, किसी भी प्रकार से कभी भी हम चीज़ों को अपने अनुसार बना सकते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, आपको पता होगा ये बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है, किस पे किया गया है पढ़ते हैं। अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, एकदम सही बात है दोस्तों, ये एकदम सही कथन है। प्लेग पर विजय न प्राप्त करने वाली चिकित्सा व्यवस्था, ये भी सही बात है, इसका प्लेग का भी वर्णन किया गया है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर, गलत बात है दोस्तों, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर नहीं किया गया है, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा पे किया गया है। लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, यह भी ये सही है, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर किया गया है, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन का जिक्र चंद्रदेव से मेरी बातें इसमें भी आया है। राजनीतिक कहानी बोली जाती है इसको एक प्रकार से। और जो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे हैं शिव शंभू के चिट्ठे, उसमें भी लॉर्ड कर्जन का जिक्र आता है। ठीक है, ए बी डी सही होगा यहाँ पर। 5वां नहीं होगा, यातायात के साधनों की उपलब्धता पर, ये गलत है ना।
ABD सही उत्तर हो जाएगा। पिता कहानी के बारे में कौन सा कथन सही है? पिता कहानी आप सबने पढ़ी होगी, 1965 इसका प्रकाशन वर्ष है। शेखर जोशी की कहानी है। तो पिता के बारे में कौन से कथन सही है बताना है, ठीक है। उस कहानी में जो पिता होते हैं, लेखक के पिता, मतलब जो पात्र होता है उसमें एक पिता नाम से पात्र होता है, पिता ही जो पात्र होते हैं, ठीक है ना। तो पिता के बारे में बताया गया है कि उनके कैसे कैसे उनका व्यवहार था। तो पहला ऑप्शन है, उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। किसी भी पिता को नहीं होती है, जाहिर सी बात है। वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। बिल्कुल रखते थे, गलत बात है ये, है ना। उड़ाते नहीं थे, यकीन रखते थे पैसा जमा करने, तो बी गलत है, क्योंकि हमको सही सही कथन छापना है। सी और आई, वे दूसरों के द्वारा लाई हुई श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों में श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। एकदम सही बात है दोस्तों। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि मतलब लाए नहीं लाए, ऐसा भी वो खुश थे, मतलब न्यूट्रल रहते थे। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। एकदम सही कथन है ये। पिता जो कहानी उसके अंदर ACD, ठीक है ना, उसमें जो पिता जो पात्र होता है वो 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद है, ये गलत है, ठीक है ना। ACD सही होगा यहाँ पर, पहला उत्तर। अगला प्रश्न देखिए 52वां। हवन उपन्यास निम्नलिखित में से किसकी कृति है? जो हवन उपन्यास है दोस्तों वो है सुषुम बेदी की, ठीक है ना। किसकी रचना है ये? सुषुम बेदी की रचना है दोस्तों, सुषुम बेदी। अगला प्रश्न देखिए 53 वाला क्वेश्चन। मिथक के बारे में उचित कथन कौन सा है? मिथक बता दूं मैं आपको, मिथक उनको बोलते हैं जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक चेतन चीज़ें हैं ना, जैसे कि इतिहास तो उनको बोलते हैं जो, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य तक, बुद्ध तक, इनको इतिहास बोला जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले की जो रचना है ना वेदों में लिखी गई है, पुराणों में, उनको बोलते हैं मिथक, ठीक है दोस्तों। जो आज बने हुए हैं, जो हमारे अनुभव में जिनको हम फील करते हैं, हमारे प्रकाश पुंज है, मिथक कहा जाता है। जैसे रामायण की घटना, कृष्ण के बारे में, कर्ण, ये सब मिथक में आता है। तब मिथक के बारे में उचित कथन बताना है। मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों से सारभूत अनुभव पुंज है और अवचेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। एकदम सही बात है दोस्तों, एकदम सही, ठीक है ना। अवचेतन में सुसुप्त होने के बावजूद भी, यानी कि ऐसा नहीं है हमको पता नहीं कि वो सत्य था या गलत था, अब हमको नहीं पता ऐसा कब हुआ था, कैसे हुआ था, परंतु हमारे जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि कहीं ना कहीं तरीके से हम राम से प्रभावित हैं, कृष्ण से प्रभावित हैं। हम उनकी बात को मानते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, लेकिन हम उनको मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। ये एकदम सही बात है। बी वाला ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों कि मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य अनुभव पुंज निहित नहीं होते हैं। ये देखो, नहीं बोल के इसने खुद ने गड़बड़ कर दी, ठीक है ना। होते हैं जबकि, ठीक है ना, मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य आद्य अनुभव पुंज निहित होते हैं, लेकिन नहीं होते हैं, तो देखकर गलती कर दी इसमें। सी ऑप्शन है, बचन सिंह के अनुसार मिथकों को अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। एकदम सही बात है दोस्तों, सी भी एकदम सही है यहाँ पर, ठीक है। ए और सी अभी तक सही है। डी है, हिंदी में मिथक के लिए पूरा व्रत, पूरा कथा और पूरा ज्ञान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। एकदम सही बात है, डी भी एकदम सही है, ठीक है ना। तो इनको अपन पूरा व्रत भी कह सकते हैं, पूरा कथा, पूरा ज्ञान, पुराण, यानी कि पुराण से संबंधित कथा। ए सी डी सही है दोस्तों अभी तक। बी भी सही होता है यदि उसमें नहीं नहीं लगा होता तो, ठीक है ना, इसलिए गलत हो गया। ये वाला है कि समाज शास्त्रियों के अनुसार मिथक सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण तथा संचालन के लिए नहीं गढ़े जाते। गलत बात है, बल्कि गढ़े जाते हैं, ठीक है ना। नहीं आने से भी गड़बड़ हो गया। ए सी डी सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 54वां प्रश्न देखिए, पान में ही चूना, यह कुकुरमुत्तक कविता की पंक्तियाँ हैं। एकदम सही। निराला की कविताओं के संबंध में सत्य कथन बताना है। ये एकदम सही है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, यह पंक्ति बांधो न नाव इस ठाव बंधु गीत में है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, बिल्कुल सही बात है, इसी में यह पंक्तियाँ दी हुई है। गरजो है मंत्र वज्र स्वर, ये पंक्ति बादल राग कविता में है।
सी गलत है दोस्तों, ठीक है ना, बादल राग में नहीं है। किस में है, गर्जन भर दो वन है ना, गर्जो, गर्जन भर दो वन एक कविता है, उसमें है ये पंक्तियाँ। डी ऑप्शन है रिजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, ये पंक्तियाँ जागो फिर एक बार है ना, जागो फिर एक बार कविता में आई है, एकदम सही बात है, डी भी सही है। ए बी डी सही है दोस्तों। ई वाला देख लेते हैं। अरे वर्ष के हर्ष, ये पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता में आई है, गलत है दोस्तों। अरे वर्ष के हर्ष, ये पंक्तियाँ तो बादल राग में आई है, जबकि गरजो ये आई है गर्जन से भर दो वन। तो सी और ई तो गलत हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा। तो ए बी डी टी मतलब तीसरा वाला, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी डी। 55वां प्रश्न देखिए, किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है। आसान क्वेश्चन नहीं है, मतलब मांगने वालों से संबंधित, मांगने वालों की राही कहानी, ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है मांगरोरी की व्यथा राही में। 56वां क्वेश्चन है, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है ना, तो वो एकमात्र देवनागरी है, एकदम सही कथन है दोस्तों। ये आइजक पिटमैन का कथन है, आइजक पिटमैन, ठीक है ना, एकदम सही कथन है। ब्रज किशोर किस उपन्यास का पात्र है। हिंदी का अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास जिसे कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, हिंदी का पहला उपन्यास 1882 प्रकाशन वर्ष, परीक्षा गुरु का पात्र है ब्रज किशोर। ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप कब लगाई गई थी। देखो सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि अब जो भी चीज़ें छपेगी ना, वो एक प्रकार से सरकार के दायरे में, एक प्रकार से नियम के अनुसार छपेगी, कुछ भी नहीं छपेगा जिससे मतलब सरकार को या उनके खिलाफ या किसी प्रकार से अहित चीज़ नहीं छपनी चाहिए। तो वहाँ पे सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई थी, 1799 में। कब लगाई गई थी दोस्तों, 1799 में। 1799 इसका सही आंसर होगा, 1799। 59वां प्रश्न देखिए, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है, एक अडिग जड़ता है। बाणभट्ट की आत्मकथा में ये उपन्यास में से ये कथन किसका है। तुम जड़ पाषाण पिंड हो, ये तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है, एक अडिग जड़ता है। दोस्तों ये कथन है निवोनिया का, ठीक है, निवोनिया, जिसे निपुणिका भी कहते हैं, निपुणिका, ठीक है, निपुणिका। ये एक पात्र है, निपुणिका, भट्टनी, महामाया, सुचरिता, ये सारे के सारे बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन 1946 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास है ये। आत्मकथा लिखा हुआ है लेकिन उपन्यास है, याद रखना। 60वां प्रश्न देखिए, राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न दो बैठो, जिसका विश्वास मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ध्रुवस्वामिनी नाटक का उत्कृष्ट संवाद किसके द्वारा कहा गया है। तो देखो जो ये कथन है ना, ध्रुवस्वामिनी नाटक का है, अंतिम नाटक है प्रसाद का, 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसका जो सही उत्तर होगा मिहिर देव, ठीक है, मिहिर देव का कथन है दोस्तों, ये मिहिर देव, ठीक है। अगर नाटक आपको समझ में नहीं आते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है, इनका मंचन देख लो आप दोस्तों, एक एक लाइन जैसी लिखी हुई है नाटक में, एक एक पात्र के द्वारा वैसी की वैसी ही बोली जाती है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना, मंचन देख लिया करो अच्छी क्वालिटी का, समझ में आ जाएगा आपको। 61वां प्रश्न देखते हैं अब। 61वां प्रश्न क्या कहता है देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन के रूप में लिखित, तो दूसरा उसका कारण है, रीजन है उसका, ठीक है ना। तो क्या है, प्रयोगवाद कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की थी, नए सत्य के शोध और नए प्रेषण के माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वो सत्य इसी मध्य वर्गीय समाज के व्यक्ति का सत्य था। एकदम सही कथन है दोस्तों ये, ठीक है। 1943 से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है, अज्ञेय के तार सप्तक से। तो ये मध्य वर्गीय समाज के व्यक्ति का ही सत्य था, ठीक है। मध्य वर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार हुई थी, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है थोड़ा सा इसमें। मध्य वर्गीय समाज के सत्य की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद में पहली बार तो नहीं हुई थी, ऐसा तो नहीं है। प्रयोगवाद से पहले भी मध्य वर्गीय समाज के सत्य व्यक्ति का चित्रण हुआ है, कहीं उपन्यासों में हुआ है, कहीं कविताओं में हुआ है। तो मुझे थोड़ा आर में डाउट लग रहा है, तो ए सही है और आर गलत है दोस्तों, है ना, तीसरा। बाकी फिर भी एक बार आप चेक करके बता देना मुझे 61 का क्या होना चाहिए, ठीक है। 61 का 3 आंसर है, ठीक है। 62वां प्रश्न देखते हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार
पहले से बाद के क्रम में लगाना है। चलिए बताते हैं कौन सा है। दिनकर की रचना है सारी की सारी है दिनकर की। उर्वशी 61 है, सामधेनी 48, रश्मिरथी 52, रसवंती 39 और कुरुक्षेत्र 46। तो देख लीजिए दोस्तों, अपने हिसाब से क्रम लगा लेना, आपके सामने है। 1961 ही है ना, 1961, 1948, 1952, 1946, 1939। तो इसका क्रम सेट कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए 63वां। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में सबसे पहला खेला गया नाटक कौन सा? हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक वो है जिसमें खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी भाग लिया था। जानकी मंगल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जानकी मंगल है पहला नाटक। 64वां प्रश्न देखिए। 64वां प्रश्न क्या है? इन पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष के अनुसार संपादकों के पहले से बाद के क्रम में लगाना है। चलिए लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले संपादक थे इन सब में से केशव राम भट्ट, ठीक है ना, ई। उसके बाद है इनके सीनियर सदानंद मिश्र, ठीक है। बहुत पहले केशव राम भट्ट की पत्रिका छपी थी, उसके बाद सदानंद मिश्र की। फिर उसके बाद हम देखा जाए तो आपको पता होगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने छापी थी आनंद कादम्बिनी, और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो छपी थी 82 में, ब्राह्मण से याद रखना 82, ब से ब्राह्मण, ब से 82। और बद्री नारायण चौधरी की थी आनंद कादम्बिनी 81 में। तो डी पहले आएगा, तो ई बी फिर डी, ठीक है, ई बी डी। उसके बाद सी, इसके बाद ए, ठीक है। तो डी के बाद सी के बाद ए, तो ई बी डी सी ए किस में है? दूसरे में। दूसरा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। केशव राम भट्ट सबसे पहले पत्रिकाएं छापते थे, उसके बाद सदानंद मिश्र, फिर अपने बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन लेके आए अपनी आनंद कादम्बिनी 81 में, फिर 82 में प्रताप नारायण मिश्र 82 में ब्राह्मण लेके आए, और फिर राज रामपाल सिंह लेके आए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 63वां प्रश्न। कि साधारणीकरण न तो राम का होता है, यानी कि आश्रय का भी नहीं होता है, न आलम्बन का होता है, अपितु ये तो कवि की अनुभूति का होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। साधारणीकरण के संबंध में ये कथन किसका है? अगर यूँ आता ना कि साधारण क्रम आलम्बन का होता है, ठीक है ना, आलम्बन का, तो हम कह सकते थे ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। लेकिन यहाँ पूछा है कि न तो राम का होता है, न आलम्बन का होता है, ठीक है ना, न तो आश्रय का होता है, न आलम्बन का होता है, कवि की अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में ये जो कथन है नगेंद्र का कथन है, नगेंद्र का, ठीक है, याद रखना 65 में 3। 66वां प्रश्न देखिए। बारिश में भीगते बच्चे, हवा में हस्ताक्षर, बेहतर दुनिया के लिए और कविता में औरत। ठीक है, बताते मिलान करना है दोस्तों इसमें। देखो कविता में औरत, तो देखो दोस्तों इन चारों में से जो राइटर दे रखे हैं ना, इनमें से जो एक औरत दे रखी है उसी की रचना है, यानी कि डी में तो 1 हो जाएगा। देखो डी में 3 जगह है, ठीक है, ऐसे ही पकड़ना चाहिए, कभी कभी ऐसा है बिल्कुल। उसके बाद है 2, ए में 2, तो 2 पहले में दूसरे में, तो तीसरा तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है ना। 66वें में अगर तो पहला बचता है या फिर दूसरा। अब हवा में हस्ताक्षर आपको पता है कौन रहते हैं, हवा में कौन रहते हैं? भगवान शिव रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। तो हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी। और बेहतर दुनिया के लिए, बेहतर दुनिया कहाँ है? विश्व में सभी जगह बेहतर दुनिया है, तो बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, याद रखना, बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है ना, दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा। अगला प्रश्न देखिए। चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चीफ की दावत एक मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है दोस्तों। शहर में बसने वाले लोगों की जो बॉस के नीचे काम करते हैं, तो उसकी कहानी बताई गई है। भीष्म साहनी की कहानी है, 1956 के आसपास इसका प्रकाशन वर्ष है। पहला ऑप्शन है कि व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। एकदम सही बात है, राइट है पहला, एकदम सही है, ठीक है। डी वाला है बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल बॉस बहुत ज़्यादा एकदम बॉस टाइप का ही होता है। मध्य वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है, एकदम सही कथन है। किस प्रकार से बड़े होने का दावा करते हैं लेकिन उतने ही छोटे होते हैं ये लोग, मतलब इस कहानी के पात्र के अनुसार। माता के प्रति प्रेम और सम्मान बिल्कुल नहीं होता है, माँ को तो बेचारी को बंद कर देते हैं कोठरी के अंदर, एक प्रकार से रूम के अंदर, जहाँ पर
ताकि उसकी आवाज़ भी ना निकले, ऐसा है। तो डी गलत हो जाएगा। ई है निम्न मध्य वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। ई एकदम सही है, ठीक है ना। निम्न मध्य वर्गीय परिवार की संस्कृति का प्रभावी चित्रण तो बिल्कुल किया ही है ना, चाहे भले वो बताया किस प्रकार यहाँ के लोग रहते हैं ना। ई सही है इसका, ACE, चाहे उसकी कमियाँ ही बताई हो लेकिन चित्रण तो किया है ना। 68वां क्वेश्चन है, मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है, वो बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। ये किस निबंध से भाव प्रकट किया गया है? पशु यानी कि नाखून का बढ़ना हमारे पशुत्व का प्रतीक है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पलता में संकलित है ये। 1952 प्रकाशन वर्ष है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। 69वां क्वेश्चन है, शक्तिशाली हो विजयी बनो यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? शक्तिशाली हो विजयी बनो, है ना, ये मिलता है श्रद्धा सर्ग में, श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा सर्ग में मिलता है, ठीक है। कितने सर्ग हैं कामायनी के अंदर? 15 सर्ग हैं, ठीक है। कौन कौन से? चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, की में बड़ा वाला की, ठीक है ना, काम वासना लज्जा कर्म ईड़ा ईर्ष्या, ठीक है। उसके बाद अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ईर्ष्या पहले आएगा फिर ईड़ा आएगा। चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा, काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा, उसके बाद स्वप्न में संघर्ष, स्वप्न में संघर्ष किया अपने, और उसके बाद हमारी निद्रा टूट गई, निद्रा टूट गई। तो निद्रा कैसे टूटी? ऐसे देखो आप, निद्रा कैसे टूटी? N से निर्वेद, G से दर्शन, R से रहस्य, A से आनंद। तो A से आनंद हो गया ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये चिंता से लेके आनंद तक का सफ़र है इसमें, कामायनी में चिंता से लेके आनंद तक का सफ़र है। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या, ठीक है ना, ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद, ठीक है। ये हो गया अपना। 70वां प्रश्न देखिए, संस्कृति और सौंदर्य निबंध नामवर सिंह का निबंध है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी को बीच में रखकर इस निबंध की रचना की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को भी इसमें बीच बीच में उनका जिक्र किया गया है, जैसे कूटज का, अशोक के फूल का, इनका, है ना। किस रचनाकार पर आधारित है? अच्छा, रचनाकार का नाम नहीं पूछा है, किस पे आधारित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 71वां प्रश्न देखिए, भारतेंदु, भारतेंदु, अच्छा भारतेंदु का निबंध कौन सा है? सब निबंधकार है एक तरफ, निबंध संग्रह। तो भारतेंदु का निबंध इसमें से बादशाह दर्पण पढ़ा होगा आपने सबने, मतलब तब निबंध पढ़ते हैं हम बादशाह दर्पण पढ़ते हैं। A में 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार प्रवाह हो गया। B में 1, बालकृष्ण भट्ट का राजभक्ति और देशभक्ति 4 1 2, और अध्यापक पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, ठीक है। D में 3 4 1 2 3, आचरण की सभ्यता वीरता कन्यादान, ठीक है। तो D में 3, तो 4 1 2 3 किस में है? 4 1 2 3 तीसरे में, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। 72वां प्रश्न देखते हैं, समय बताना इनका। जयदेव की चंद्रालोक आपने पढ़ी होगी दोस्तों। जयदेव 13वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। जयदेव की चंद्रालोक एक ग्रंथ है। विश्वनाथ, विश्वनाथ का हमने पढ़ा था 14वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ। धनंजय का समय है 10वीं शताब्दी, ठीक है ना। तो उसके बाद धनंजय का हो जाएगा 10वीं शताब्दी, तीसरे में धनंजय। और हेमचंद्र का हमने पढ़ाया था शब्दानुशासन 12वीं शताब्दी, ठीक है। 13 14 10 12, तो यानी कि 4 4 4, उसके बाद 14 4 3, तो चौथा वाला उत्तर, ठीक है, फोर्थ वाला उत्तर सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 73वां प्रश्न, एक कथन दे रखा है, उसका रीजन दे रखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है
जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। एकदम सही कथन है दोस्तों, एकदम ऐसा का ऐसा ही निबंध में लिखा हुआ है, वहाँ से पंक्तियाँ छापी गई है। ठीक है, अर्थ समझाता हूँ कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। ठीक है ना, मतलब उसको पता नहीं है कि वो नाखून क्यों बढ़ रहे हैं। मनुष्य एक जमाने में पशु का प्रतीक था, पशुत्व की तरह काम करता था, वही प्रकार से जानवरों को मारना एक प्रकार से, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं। ठीक है ना, और आज भी कहीं ऐसे मनुष्य हैं जो पशुता वाला जीवन जी रहे हैं। चलिए इस पे बात नहीं करते हैं। जैसे मतलब देखते होंगे आप बलात्कार जैसी घटनाएं वगैरह वगैरह, तो उनको मनुष्य नहीं कर सकते। तो मनुष्य के उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है, उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। ए सही है एकदम, ठीक है ना, एकदम राइट है। आर वाला देखते हैं। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ऐसा दिन आएगा, शायद नहीं, कन्फर्म है, शायद नहीं कहते, वो गलत है ये कथन यहाँ पे है ना, शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा। यानी कि आज भी असुर है मनुष्य, और ऐसा कभी दिन नहीं आएगा कि वो अपनी आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग कर दे। समस्त संसार हिंसा, घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल, ये एकदम सही है, एकदम ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा नहीं कहा था कि शायद ऐसा दिन आएगा, उन्होंने कहा था संदेह है कि ऐसा दिन आएगा, मतलब नहीं आएगा। ठीक है ना, आर ए सही है, आर सही नहीं है, तीसरा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, 73 में 3। अगला प्रश्न देखते हैं। चौहत्तरवां प्रश्न। शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहाँ स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में ये निम्नलिखित में से किस आलोचक का कथन है? नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है दोस्तों, ये नंद दुलारी वाजपेयी। एक इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना, नंद दुलारी वाजपेयी। अगला प्रश्न देखिए। चंद्रगुप्त नाटक से कौन सा पात्र नहीं है, पूछ रहा है इसने चंद्रगुप्त से। एलिस है, क्योंकि जितने भी ये अंग्रेजी नाम है ना, ये है इसमें, है ना। एलिस हो गया, कार्नेलिया हो गया, अल्का, नीला, ठीक है ना, ये तो है ही सही। अल्का नीला तो ऐसे, लेकिन एलिस, कार्नेलिया, इस प्रकार से नाम चंद्रगुप्त में ही है, क्योंकि चंद्रगुप्त की जो पत्नी होती है वो कार्नेलिया होती है ना, तो उसके साथ कुछ अंग्रेजी पात्र भी आते हैं। जयमाला नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, जयमाला स्कंदगुप्त की पात्र है, 1928 स्कंदगुप्त। 76वां प्रश्न देखिए। सिंदूर की होली नाटक, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिलेबस में, और कहीं जगह इसको लक्ष्मी नारायण लाल बोला जाता है, जो कि गलत है। लक्ष्मी नारायण मिश्र है, प्रकाशन वर्ष 1934 है। अब देखते हैं क्या बोलता है ये। नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है, एकदम सही है। वैधव्य मतलब विधवा समस्या को। इस नाटक में कुल 9 पात्र है, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र है, एकदम सही कथन है, बी भी एकदम सही है। नाटक के पात्रों के नाम है शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली। गलत है, ठीक है ना, सारे पात्र इसके सिंदूर की होली के नहीं है, कुछ आउट ऑफ नाटक है इसमें। ठीक है, सी गलत है। डी देखते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी, गलत है ये भी, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक ही नहीं है, ये मिश्र का नाटक है। इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है, सही है, ए बी ई, पहला उत्तर सही हो जाएगा। 77वां प्रश्न देखिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इन पंक्तियों को सही अनुक्रम पर। अब देखो दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। कोई भी इंसान कितनी भी बार निबंध पढ़ ले, क्या निबंध को याद करेगा क्या, उनकी कौन सी पंक्तियाँ पहले आई है, कौन सी बाद में आई है, हाँ? फिर भी लगाना तो पड़ेगा दोस्तों। बताता हूँ मैं कौन से कैसे आई है, देखना। बचपन में दादी जाते हैं पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वह गीत विवल होकर गाती। ए, ये भी इसमें आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। एक ओपन रख लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। अभी जाने के बाद अभी गए नहीं है, ठीक है ना, तब गाती है। अब बी देखिए। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए, साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण पालिका कन्या ने अनुमति मांगी। ये पहले कथन आया था दोस्तों, तो बी के बाद ए आएगा इस यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद है और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है, सी के पहले डी आएगा। मैं पढ़ के बताता हूँ कैसे। ये कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है, डी एकदम सही है। और इतने में
डर लगता है और इतने में पूरब से हल्की सी उदास आती है और शहर के इस शोर भरे बयाबान में चक्की के स्वर के साथ साथ चढ़ती उतरती जरतसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर देती है। BADC इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा BADC। मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? मनोविश्लेषण अल्फ्रेड एडलर, ठीक है। इनका जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 1870। अच्छा, दो में है क्या 1870? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1937 वाला। ठीक है, इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी, 1870 से लेकर 1937। चौथा उत्तर सही हो जाएगा इसमें। 79वां देखिए, नननपुर हाट का जिक्र। आसान प्रश्न है, तीसरी कसम। ठीक है ना, फणीश्वर दास बहनों की मारे गए गुलफाम। थियोसोफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में मद्रास में खुली थी दोस्तों। ठीक है ना, मद्रास में एनी बेसेंट ने खोली थी ना। जैसे आर्य समाज ब्रह्म समाज खुला था, वैसे ही थियोसोफिकल सोसाइटी भी भारत में स्थापना हुई थी। मैथिली शरण गुप्त के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करते हैं। पहला ऑप्शन देखो, मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं के फलस्वरूप थी। सही कथन है। करते ना तुलसी भी कैसे मानव स्नात, यदि महावीर का उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। साकेत की पंक्तियाँ हैं, साकेत की भूमिका कहा है उन्होंने। तो जिस प्रकार से तुलसी को भगवान हनुमान जी का प्रसाद मिला था तब जाके किया था, वैसे मेरे जो गुरु है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। मैथिली शरण गुप्त के साहित्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखना। तो पहला सही है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बांदा में हुआ है, गलत बात है। चिरगांव झांसी में हुआ है। कहाँ हुआ है? चिरगांव झांसी में। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती प्रकाशित हुई है, सही बात है, हेमंत। मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शिव भक्त की परंपरा, गलत है। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है, एकदम सही, बिल्कुल। उद्दात से परिपूर्ण रचनाएं होती थी मैथिली शरण गुप्त की, ACE सही है, तीसरा। 82वां प्रश्न देखिए, आसान प्रश्न है 82वां भी। जली ठूंठ पर बैठकर गही कोकिला कूं, शासन की बंदूक भाई शासन की बंदूक। पहले में तीसरा, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, ये दीप अकेला स्नेह भरा, ये दीप अकेला स्नेह भरा, इसको भी पंक्ति को दे दो। ठीक है ना, ये वो विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, ये दीप अकेला स्नेह भरा। ठीक है ना, ये पंक्तियाँ हैं आगे की, B में 1, 3 के बाद 1, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद से अनमने जंगल, C में 4। और भूख कौन उपजाता है? भूख कौन उपजाता है? अकाल दर्शन। ठीक है ना, D में 2। तो 314 ग्रुप, तीसरा इसका उत्तर सही हो जाएगा। 83वां प्रश्न देखते हैं। सन 1955 में उपन्यास मासिक पत्रा निकाला। ठीक है, 1955 का मतलब हो गया ये लगभग कब की बात हो रही है? 1898 की। ठीक है ना, सनवत में से 57 माइनस करेंगे तो हम उसमें ईस्वी पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, सनवत 57 साल आगे चलता है, ईस्वी के लिए उसमें -57 करना पड़ता है। तो 1898 में उपन्यास एक मासिक पत्रिका निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। ओ हो। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा है? किशोरी लाल गोस्वामी के बारे में। ठीक है ना, किशोरी लाल गोस्वामी के बारे में ये कथन कहा है। 2 उत्तर सही हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन देखिए, कौन से क्वेश्चन है? 84, हाँ 84वां क्वेश्चन है कि दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का हेतु माना है। यानी कि काव्य का जन्म कैसे होता है, काव्य के क्या क्या कारण है? प्रतिभा है एक, तो एक शास्त्र ज्ञान यानी कि व्युत्पत्ति, शास्त्र ज्ञान को व्युत्पत्ति बोलते हैं। और अभ्यास, तो अभ्यास है ही सही। 3 प्रकार के काव्य हेतु माने हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो दंडी ने भी इन तीनों को माना, एकदम सही बात है, पहला सही है। और मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु है, ये तीनों सही है। ठीक है, R भी सही है यहाँ पर, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है, क्योंकि जो प्रतिभा है ना उसको शक्ति माना है मम्मट ने। तो याद रखना, प्रतिभा को शक्ति, व्युत्पत्ति को निपुणता कहा है और अभ्यास को तो अभ्यास कहा ही है। तो
ए और आर दोनों सही है, दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए 85वां प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में सत्य कथन बताना है। चलिए बता देते हैं पहला सत्य कथन क्या है। उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। एकदम सही कथन है, बिल्कुल आर यानी कि पहला एकदम सही है। ठीक है, ए एकदम सही है। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी बहुत लेट छपी थी दोस्तों, तब तक तो मतलब सही से पहली कहानी नहीं आई थी। पहली कहानी 1901 में माना जाता है और 1885 में तो उनके देहांत ही हो चुका था उनका। ठीक है ना, तो बी गलत हो जाएगा। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल सी भी एकदम सही है। खड़ी बोली को उन्होंने साहित्यिक रूप दिया, खड़ी बोली में ही उन्होंने गद्य का सारा काम खड़ी बोली में किया। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। ऐसा प्रोत्साहित किया कि बस भारतेंदु ने जो बात बोल दी थी वो पत्थर की लकीर होती थी। भारतेंदु की बड़ी इज्जत करते थे उस समय, उनका जो मंडल था। ए, सी और डी ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन, गलत है, ये खड़ी बोली में नहीं किया था। काव्य लेखन के लिए वो सबसे बढ़िया जो भाषा मानते थे वो थी ब्रजभाषा। ए, सी, डी सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। 86वां प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश मिलान करना है। तो व्योमकेश दरवेश किसको कहा जाता है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और किसकी रचना है व्योमकेश दरवेश? विश्वनाथ त्रिपाठी। तो पहले में तो तीन हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये जीवनियाँ दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। कलम का मजदूर, मज से मदन गोपाल, तो म से मदन गोपाल, तो म से मजदूर, तो ये है प्रेमचंद के लिए। ठीक है, बी में 4, तो बी में 4 हो जाएगा। कलम का मजदूर, ठीक है ना। कलम का सिपाही अलग है, कलम का सिपाही भी प्रेमचंद को कहा जाता है और कलम का मजदूर भी प्रेमचंद को कहा जाता है, लेकिन कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल की है और कलम का सिपाही वो किसी और राइटर की है। किसकी है? अमृतबाई की। घर का जोगी जोगड़ा ये किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की। सी में 2। और आवारा मसीहा सबने पढ़ी होगी बिल्कुल आपने, शरद चंद्र के ऊपर लिखी गई है, शरद चंद्र की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी हुई। 3, 4, 2, 1, तो यानी कि दूसरा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 87वां प्रश्न देखिए, इनमें से लीलाधर जगूड़ी की रचनाएं कौन कौन सी है? इस यात्रा में, बिल्कुल सही बात है, भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है। ए, सी और ई ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की है दोस्तों। किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की। 88वां प्रश्न देखिए, पात्र दे रखे हैं। बैनी माधव जो है मानस कांच का पात्र है, बैनी माधव। ए में 4, ए में 4 हो जाएगा। पटेश्वरी गोदान का पात्र है, आपको पता होगा ना, पटेश्वरी। B1। सकलदीप, सकलदीप है मेलांचल का। फणीश्वर रात रेणु का उपन्यास है ये। नरोत्तम है झूठा सच का पात्र। डी में 2, डी में 3, डी में 3, ठीक है ना, डी में 3। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 यानी कि पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 89, अंधा युग के नाटकों का शीर्षक का क्रम बताना है। चलो बता देते हैं कि सबसे पहले तो पशु का उदय हुआ। कहाँ हुआ? पशु का, कौरव नगरी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौरव नगरी में, तो सबसे पहले हमारी कौरव नगरी आएगी, तभी तो उसके बाद युद्ध होगा ना। तो कौरव नगरी में क्या हुआ भैया? बोला कहाँ हो? तो कौरव नगरी में हो। कौरव नगरी में क्या हुआ? बोला पशु का उदय हुआ है। क्या हुआ है? पशु का उदय, ठीक है ना। अच्छा, फिर पशु का नाम क्या रखा? बोला अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, ठीक है। उसके बाद गांधारी का श्राप, अब सब तो मर ही गए तो गांधारी श्राप देखी फिर, गांधारी का श्राप। और अंत में विजय एक कार्मिक आत्महत्या, सब आत्महत्या कर लेंगे। तो विजय एक कार्मिक आत्महत्या अंत में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आएगा कौरव नगरी, तो कौरव यानी कि बी सबसे पहले आएगा। अरे बी सबसे पहले, तो बी सबसे पहले है। कौरव नगरी में क्या हुआ? पशु का उदय हुआ, तो बी के बाद डी, तो दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। कौरव नगरी में, कौरव नगरी में क्या हुआ? कौरव नगरी में पशु का उदय हुआ। पशु का नाम क्या है? अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा क्यों? गद्दारी ने श्राप दिया, फिर उसके बाद विजय हो गई, विजय एक कार्मिक आत्महत्या, ठीक है। 90 क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन। बचे हुए जो 10 प्रश्न है गद्यांश के, यदि आप कहते हैं आपको चाहिए गद्यांश के प्रश्नों का सॉल्यूशन तो हम दे देंगे आपको। बाकी जब जो PDF
हम आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराएंगे ये वाली। इस पर गद्यांश के भी आंसर टिक करके दे देंगे हम आपको, ठीक है ना। और बताओ कुछ। 90वां प्रश्न देखते हैं, आज का आखिरी प्रश्न। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनि को होते हैं ट वर्ण के, जो होते हैं ना टू। तो ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, ये सारे के सारे मूर्धन्य ध्वनि होते हैं। क वर्ण के तो सारे कंठे ध्वनि होती है, कंठे वर्ण बोलते हैं इसको, कंठे, ठीक है। तो ट तो हो गई मूर्धन्य ध्वनि। तो अब बताते हैं, रुको, कौन कौन सी है, ठीक है। तो ट है, ड है, ठ है, तो बी सी ई, ये तो मूर्धन्य हो गई। च तो जो है ना वो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श, ठीक है ना, स्पर्श वाले। और बाकी ग कंठे हो गए, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी सी ई दूसरा। ठीक है दोस्तों, 90 प्रश्न कर लिए हमने। 17 जून को जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों हमने निपटा दिए हैं। दोनों के सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम नीचे दे देंगे, देख लेना, उसमें PDF मिल जाएगी आपको डिटेल के साथ। बाकी इसके अलावा जो बचे हुए नेट के एग्ज़ाम के पेपर है वो भी हम आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। जल्दी उपलब्ध करा देंगे, या तो उपलब्ध हो चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो में कोई डाउट हो, आपको कोई टॉपिक ऐसा हो जो हार्ड लगता हो, कठिन लगता हो, या फिर समझ में नहीं आता हो, बता देना। पेपर को लेकर डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना। पेपर का थोड़ा सा पैटर्न अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप जैसा पढ़ते आ रहे हो पढ़ते रहो। सरल प्रश्नों पर डाउट मत करना, सरल प्रश्न जो है उन पर गलत करने में थोड़ा सा बचना। कठिन प्रश्न यदि गलत होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।